हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ऑन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर इवोल्यूशन का। ऑलरेडी हम क्या पढ़ चुके हैं बच्चों इस चैप्टर में अभी तक। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था जिसमें हमने देखा था भी इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। एक्चुअली इवोल्यूशन के ऊपर किसने सबसे ज्यादा काम किया, कौन फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और साथ ही साथ हमने देखा था किस तरह से हमारे यूनिवर्स का, हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ, जिसके लिए जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी बिग बैंग थ्योरी, उसके बारे में हमने बात करी थी। और फिर बच्चों हमने स्टार्ट किया था ओरिजिन ऑफ लाइफ, वे किस तरह से इस धरती के ऊपर लाइफ का ओरिजिन हुआ। उसमें हमने पहले एंशिएंट थ्योरीज देखी थी जिनमें से ज्यादातर रिजेक्टेड थी, और फिर हमने मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी की बात करी थी, दैट इज ऑपरेन हेल्डन थ्योरी। बच्चों वहां पर हमने केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में बात करी थी। दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मैंने बोला था शुरुआत में कि इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फिर हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट किया बच्चों इस चैप्टर का, दैट इज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब वो क्या चीजें हैं जो इस चीज को सपोर्ट करती हैं, प्रूव करती हैं, यानी कि प्रूफ से एविडेंस है इस फेवर में कि हाँ कि भाई इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थर्ड में हम पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, जो आज स्टार्ट हो जाएगा। और जो लास्ट पार्ट होगा दैट विल बी ह्यूमन इवोल्यूशन। तो इस वीक हम एक और चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ठीक है तो लगातार सोचिंग ऐप के ऊपर बच्चों, जो हमारी नीट बायोलॉजी लर्निंग ऐप है, हमारी जो नीट बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360 की जर्नी है, टारगेट है, मिशन है, वो जारी है बच्चों। हमने ये टारगेट लिया है कि जो बच्चे 23 नीट दे रहे हैं और 24 नीट दे रहे हैं, वो बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 ला सके हमारे प्लेटफॉर्म की मदद से। तो यदि आप भी मेरे साथ, मैं एक वर्किंग डॉक्टर हूं बच्चों, डॉक्टर होने के साथ साथ पिछले 11 सालों से मैं नीट एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूं। तो डॉक्टर का प्रोफेशन और टीचर का प्रोफेशन दोनों में ही मुझे सर्व करने का मौका मिल रहा है। तो बच्चों ये जो हमारा मिशन है नीट बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360 थ्रू आवर नीट बायोलॉजी लर्निंग ऐप सोचिंग, आप भी यदि हमसे जुड़ना चाहते हो तो 3 काम आपको करने होंगे। सोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से बच्चों, अपने आप को वहां पर रजिस्टर कर लो। दूसरा काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और तीसरा काम, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। हमारी ऐप के डैशबोर्ड पे भी है बच्चों ये लिंक, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने बायोलॉजी डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है जो लास्ट लेक्चर था बच्चों में हमने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट कर लिया था। एविडेंसेस में हमें 4 तरह के एविडेंसेस देखने थे। सबसे पहले फॉसिल एविडेंसेस, जिनको हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस भी कहते हैं। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस को हम सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मानते हैं इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन, और वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे एविडेंसेस हमें देखने थे एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी बच्चों, और वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनमें हमने होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स देखे बच्चों, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स देखे, जिसमें मैंने आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में भी बताया। उसके बाद बच्चों उसी में हमने वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स की बात करी, उसी में फिर हमने एटाविज्म की बात करी, कनेक्टिंग लिंक्स की बात करी, और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करी। तो विद एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हमने जो एविडेंसेस थे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी से, उनको भी कंप्लीट कर लिया था बच्चों। Now we have to start evidences from biogeographical distribution and adaptive radiation. These are the third type of evidences. 4 categories में हमने evidences को divide किया है, and the last and the fourth one will be evidences from physiology and biochemistry. ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं evidences from biogeographical distribution and adaptive radiation। मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ आपको बच्चों, जिन्होंने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर एक बार देख ले, जरूरी है। तो बच्चों बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझाया था। मान लो कोई ए टाइप का इंडिविजुअल है, कोई स्पीशीज है बच्चों, ठीक है। इस ए टाइप की स्पीशीज की पॉपुलेशन में से मान लो कुछ लोग निकलकर बी एरिया में चले जाते हैं और कुछ लोग निकलकर बच्चों सी एरिया में चले जाते हैं। बी और सी दोनों ऐसी जगह है जिनका एनवायरनमेंट एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम ए, है ना, जिस जगह पर ये ओरिजिनली रह रहे थे। तो होगा क्या बच्चों, नई जगह पर जाने के बाद जितने भी लोग गए होंगे वो सारे के सारे वहां पर सर्वाइव हो सकता है नहीं कर पाए। कोई उस नई कंडीशन के लिए ज्यादा सुटेबल होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो जिनके पास उस नई कंडीशन के हिसाब से ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स होंगे, ज्यादा फेवरेबल या सुटेबल कैरेक्टर्स होंगे, वो तो वहां पर जिंदा रह पाएंगे ज्यादा समय के लिए। और जो जितना ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा वो उतनी ही प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के चांसेस भी रखेगा। रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी उसकी ज्यादा होगी। रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब जो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस कर पाए और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर पाए, हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर पाए। तो धीरे धीरे बी वाले एरिया में वो लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे, उनका नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा जो इन कंडीशंस में रहने के लिए ज्यादा सुटेबल थे। और सी वाले एरिया में उन लोगों का नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा जो सी वाले एरिया में रहने के लिए ज्यादा सुटेबल थे। तो विद टाइम होगा क्या, बी और सी एरिया में जो हमें पॉपुलेशन मिलेगी
वो पॉपुलेशंस ए से भी अलग होगी, और बी वाली ए और सी दोनों से अलग होगी, इसी तरह से सी वाली ए और बी दोनों से अलग होगी। मतलब सी में भी एक नए कैरेक्टर्स वाली पॉपुलेशन का डेवलपमेंट हो जाएगा, बी एरिया में भी एक नए कैरेक्टर्स वाली पॉपुलेशन का डेवलपमेंट हो जाएगा, और कई हजारों लाखों सालों के बाद हो सकता है कि इतना डिफरेंस आ जाए यहाँ के लोगों में ओरिजिनल पेरेंट पॉपुलेशन से, कि हो सकता है कि बी और सी के इंडिविजुअल्स ए वालों के साथ अब जो है बायोलॉजिकली रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाए। हम स्पीशीज के बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि भाई ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो आपस में सिमिलर भी हो और आपस में ब्रीडिंग करके रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकें बच्चों। लेकिन यदि हो मान लो हजारों लाखों सालों के बाद इतना डिफरेंस आ जाए ए के कंपैरिजन में बी और सी में, कि बी वाले ए और सी से बिल्कुल अलग हो जाएं, सी वाले ए और बी से बिल्कुल अलग हो जाएं, इस कदर अलग हो जाए कि अब इनके बीच में आपस में मेटिंग पॉसिबल नहीं, तो हम क्या कहेंगे, नई स्पीशीज का ओरिजिन हो गया है, अब एक नई स्पीशीज एग्जिस्टेंस में आ गई है। तो ये एक पेरेंटल स्पीशीज से जब नई स्पीशीज बनती है, इसका कारण क्या है, नए ज्योग्राफिकल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन होना है ना, और उसकी वजह से नए कैरेक्टर्स वाले इंडिविजुअल्स की डोमिनेंस होना बच्चों, अलग कैरेक्टर्स वाले इंडिविजुअल्स की डोमिनेंस होना, वहां पर नंबर बढ़ जाना, इसको ही हम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन डाइवर्जेंस, एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड होना, डाइवर्जेंस का मतलब रेडिएट होने का मतलब फैलना होता है। तो बायोजियोग्राफिकली रेडिएट हो गए हैं, एक एरिया से अलग अलग एरियाज में लोग चले गए, और वहां पर अडप्ट वही हो पाएंगे जिनके पास कैरेक्टर्स ज्यादा अच्छे हैं, और धीरे धीरे उनका नंबर उन एरियाज में बढ़ जाएगा। जैसा एरिया उस हिसाब से वहां पर जिन इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ेगा वो अलग होंगे दूसरे एरिया से। तो अलग अलग एरियाज में हजारों लाखों सालों के बाद ये जितने भी अपन इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी से हो जाता है, नई स्पीशीज 100 सालों में बन जाएगी, नहीं, हजारों लाखों साल लगते हैं बच्चों एक नई स्पीशीज के ओरिजिन में। हाँ, तो हजारों लाखों सालों में कई जनरेशन के बाद यहाँ पर नई स्पीशीज बन सकती है। अल्टीमेटली उसको ही हम क्या बोलेंगे, अडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है भाई, यहाँ पर वेरिएशन प्रोड्यूस हो रही है, कारण अडेप्टेशन बिकॉज ऑफ रेडिएशन टू न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज। तो वो इस टॉपिक के अंदर एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अडेप्टिव रेडिएशन में हमें पढ़ना है बच्चों। तो एक बार देख लेते हैं, बायोजियोग्राफी का मतलब क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ, कि भाई अलग अलग एरियाज में किस तरह के प्लांट्स मिलते हैं, किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस का, एनवायरमेंटल कंडीशंस का किस तरह से जो प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज है उनका बिहेवियर उसके ऊपर फर्क पड़ता है, ये हम बायोजियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं बच्चों। दो वर्ड्स हम यूज करते हैं बच्चों बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, फौना वर्ड हम यूज करते हैं किसी भी एरिया में मिलने वाली सारी एनिमल स्पीशीज के लिए, और फ्लोरा वर्ड यूज करते हैं बच्चों किसी भी एरिया में मिलने वाली प्लांट स्पीशीज के लिए। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, भाई अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्लांट और एनिमल स्पीशीज मिलेगी। तो जब वॉलेस ने स्टडी करा कि भाई पूरी धरती के ऊपर यदि हम देखें तो फोना एंड फ्लोरा के बेसिस पे, कि मान लो एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन है जहां पे ऑलमोस्ट सेम तरीके की फोना एंड फ्लोरा मिलती है, उसको एक एरिया का नाम दे दिया। फिर दूसरा एरिया देखा यार इसमें तो इस पहले वाले एरिया से एंटायरली डिफरेंट फोना एंड फ्लोरा है, उसको दूसरे एरिया का नाम दे दिया। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना A.R. वॉलेस ने जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है हमारा उसको 6 मेजर बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया था, जिनको हम रिल्म्स भी कहते हैं बच्चों। पहला रीजन ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन पास्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए। नी आर्कटिक रीजन नॉर्थ अमेरिका वाला है बच्चों, नियो ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका वाला रीजन है। पहले आर्कटिक रीजन में यूरोप आता है, नॉर्थ एशिया आता है अप टू हिमालयास, मतलब हिमालयास के ऊपर ऊपर का चाइना वाला पार्ट बच्चों, एंड नॉर्थ अफ्रीका आता है। ओरिएंटल में हम आते हैं बच्चों एशिया बिलो हिमालयास, इंडिया भी उसमें आ गया। इथोपियन रिल्म के अंदर बच्चों साउथ अफ्रीका आता है, और ऑस्ट्रेलियन में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 6 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर वॉलेस ने पूरी धरती को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, फौना एंड फ्लोरा। तो एक पर्टिकुलर रिल्म में आपको ऑलमोस्ट एक जैसे फौना एंड फ्लोरा मिलेंगे, फिर नियोट्रॉपिकल में ऑलमोस्ट एक जैसे मिलेंगे। तो उस बेसिस पे ये 6 रिल्म वॉलेस ने जो है एक्सप्लेन किए थे बच्चों। All these regions were originally present in the form of a single landmass called Pangaea. Again, बहुत कॉमन सी थ्योरी है, बहुत फेवरेट, बहुत पॉपुलर थ्योरी है बच्चों की, ये डिस्कशन होता रहता है लोअर क्लासेस से ही, कि वास्तव में देखा जाए हम यदि पढ़ें सारी चीज़ों को अच्छे से तो पता चलेगा कि धरती शुरुआत में, अभी तो हम कहते हैं ना कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड हो, बीच में क्या है, सीज एंड ओशंस हैं बच्चों। शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में पूरी धरती ये माना जाती है एक सिंगल लैंड मास, एक सिंगल लैंड मास के फॉर्म में थी बच्चों, और उस सिंगल लैंड मास को हमने बोला था पेंजिया। बाद में दरारें आ गई, क्रैक्स आए, ठीक है, तो बड़े बड़े टुकड़े बन गए जिनको आज हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और ये एक दूसरे से, क्योंकि पूरी वाटर बॉडीज थी आसपास, तो इन वाटर बॉडीज में एक दूसरे से
दूर ड्रिफ्ट कर गए बच्चों, ये फ्लोट कर गए एक दूसरे से दूर, है ना। और बीच में अब क्या हो गया, अलग अलग लैंड मासेस के बीच में, बड़े बड़े लैंड मासेस के बीच में वाटर बॉडीज, ओशंस का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो लैंड मासेस बन गए बच्चों, टुकड़े होकर एक सिंगल लैंड मास की, इनको ही हम आज क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं बच्चों। तो लेटर वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेंजिया गॉट सेपरेटेड बाय ओशंस एंड सीज, अल्टीमेटली आज के कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्टेंस में आए बच्चों। नाउ जो अभी हमने बात करी थी, ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑन डिफरेंट रिम्स, अब जब ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए बच्चों, तो ये जो 6 रिल्म्स वॉलस ने एक्सप्लेन करे हैं, डिफाइन करे हैं, ये किस बेसिस पे हैं, क्यों फौना एंड फ्लोरा में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि अलग अलग रिल्म्स में अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस देखने को मिल रही है, अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस हैं, अलग अलग ह्यूमिडिटी कंडीशंस है, मतलब सारी चीजें यदि आप देखोगे, वेजिटेशन में डिफरेंस है बच्चों। तो अलग अलग रिल्म्स में क्योंकि अलग अलग कंडीशंस प्रिवेल करती है, विच रिजल्ट्स इन वेरिएशन इन दी fauna and flora which are found in these realms, ठीक है। तो ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑन डिफरेंट realms, the animals and plants of the Pangea then evolved into different species। तो इसको यदि हम पेंजिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो कैसे समझ सकते हो बच्चों, शुरुआत में सारे के सारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज सिंगल लैंड मास के ऊपर रह रहे थे, जिसको हमने ए नाम यानी कि पेंजिया नाम दे दिया है यहाँ पर, है ना, पेंजिया ए लैंड मास, इस पे ही थे सारे के सारे, टुकड़े हो गए इसके, ठीक है, और टुकड़े होने के बाद 6 रिल्म बन गए। अभी हम सिर्फ 6 रिल्म की बात करेंगे, कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से बात नहीं कर रहा, रिल्म्स के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बी सी डी ई ये नाम दे देते हैं, ठीक, आगे बात समझ में। अब इन सब में अलग अलग कंडीशंस थी बच्चों। अब जब ये लैंडमास टूटे तो पेंजिया पे जो प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज थी वो भी इनके साथ साथ चली गई लैंड मासेस के साथ, जो उस समय बी वाले पार्ट में थी वो बी के साथ चली गई, जो सी वाले के ऊपर थी वो सी के साथ चली गई। अब जब ये अलग अलग दूर दूर हो गए बच्चों, तो इन सभी रिम्स में अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस डेवलप हो गई। कुछ पोलर रीजन की जो तरफ थे वो बहुत ठंडे थे बच्चों, जो इक्वेटर की तरफ थे बहुत गर्म थे, है ना, इस तरह से डिफरेंस आ गया। अब होगा क्या, शुरुआत में जो स्पीशीज थी वही इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुई है, लेकिन मान लो बी वाला रीजन जो है बच्चों ये बहुत ठंडा था, है ना, जी वाला रीजन था मान लो ये बहुत हॉट था बच्चों। हम दो रीजन्स की यहां बात कर लेते हैं, यहां पर भी मान लो 1000 या 10,000, बड़ा नंबर ले लेते हैं थोड़ा सा, 10,000 इंडिविजुअल्स गए, यहां पर भी 10,000 इंडिविजुअल्स आ गए, है ना। हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर, तो 10,000 इंडिविजुअल्स यहाँ पर आए एक पर्टिकुलर स्पीशीज के, यहाँ पर भी 10,000 इंडिविजुअल्स आए एक पर्टिकुलर, अभी हम सिर्फ एक स्पीशीज की बात कर रहे हैं, किसी भी एनिमल स्पीशीज की बात ले लेते हैं अपन, है ना, XYZ, सिर्फ एक स्पीशीज के लेवल पे हम चीजों को समझेंगे। अब देखो शुरुआत में ये जो 10,000 इंडिविजुअल आए, ये यहाँ पर रहने वाली एक पर्टिकुलर स्पीशीज के इंडिविजुअल्स हैं, तो शुरुआत में ये दिखने में सारे एक दूसरे के एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक। अब ये जो मान लो 10,000 इंडिविजुअल यहां पर आए बच्चों, इनमें से 9,000 इंडिविजुअल्स के पास वो कैरेक्टर्स नहीं थे जो सर्दी में सरवाइव करने के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं, लेकिन इनमें से 1000 इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिनकी बॉडी पर हम कह सकते हैं एक थिक फर की कवरिंग थी कि वो ठंड को ज्यादा अच्छे से बर्दाश्त कर सकें। तो ये जो 10,000 इंडिविजुअल्स यहां पर आए थे बच्चों, इनमें से 9,000 ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे इनका नंबर कम होता जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके पास कम फेवरेबल कैरेक्टर इस एरिया में सर्वाइव करने के लिए, तो इनका लाइफ स्पेन छोटा होगा, ये जल्दी मरेंगे, कम लाइफ स्पेन होगा, तो इनकी प्रोजेनी का प्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी कम होगी, रिप्रोडक्टिव एज भी कम होगी, रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पेन भी कम होगा बच्चों, तो धीरे धीरे इनका नंबर तो कम होता जाएगा। और ये जो 1000 हैं जो ज्यादा सूटेड हैं इस कंडीशन में जिंदा रहने के लिए, इनका लाइफ स्पेन इनके कंपेरिजन में ज्यादा होगा, ये लोग ज्यादा लंबे समय तक जिएंगे, ज्यादा लंबे समय तक जिए देंगे तो ज्यादा रिप्रोडक्शन भी करेंगे, इनकी प्रोजेनी का प्रोडक्शन भी तेजी से होगा बच्चों, प्रोजेनी का नंबर भी तेजी से बढ़ेगा, और उनमें भी वही कैरेक्टर्स जाएंगे जो इन 1000 में है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस बी वाले रिल्म में, इस बी वाले लैंडमास के ऊपर या कॉन्टिनेंट हम कह सकते हैं, उन लोगों का, उन इंडिविजुअल्स का, एनिमल्स का नंबर बढ़ जाएगा जो इन 1000 से आगे प्रोड्यूस हुए हैं, और धीरे धीरे पूरी पॉपुलेशन इनसे प्रोड्यूस होने वाले इंडिविजुअल्स की हो जाएगी, और वो आगे प्रोडक्शन करते रहेंगे, रिप्रोडक्शन करते रहेंगे, और पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट इनसे बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली यही इसको सर्वाइव करेंगे, इनहेबिटेट करेंगे। अब इनके द्वारा जो यहां पॉपुलेशन बनेगी अब नई, उसमें वो सारे कैरेक्टर्स नहीं होंगे जो यहाँ के रहने वाले लोगों में थे, क्यों, क्योंकि उनमें से बहुत सारे कैरेक्टर्स वाले लोग तो मर चुके हैं, इनके पास एक एंटायरली डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टर्स अब बन जाएगा बच्चों, और हजारों लाखों सालों बाद
इस बी एरिया में रहने वाले इंडिविजुअल्स ए एरिया में रहने वाले और बाकी के एरियाज में जो गए होंगे उनसे अलग हो जाएंगे और यहाँ पर हो सकता है कि एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाए। इसी तरीके से हॉट एरिया में जो 10,000 इंडिविजुअल्स गए उनमें से जिन इंडिविजुअल्स के पास गर्म इलाके में रहने के लिए ज्यादा फेवरेबल कैरेक्टर्स होंगे वो ज्यादा सर्वाइव करेंगे, धीरे धीरे उन्हीं के जैसे लोगों से, उन्हीं के जैसे इंडिविजुअल्स एनिमल से इस कॉन्टिनेंट का इनहेबिटेशन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी एक नई स्पीशीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये होता है बच्चों अडैप्टिव रेडिएशन। क्लियर है, आगे बात समझ में? तो एग्जांपल्स हम देख सकते हैं बच्चों, प्रोटोथीरियंस एंड मार्सुपियल्स फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलियन रिल्म। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है बच्चों, ये जो पेंजिया टूटा अलग अलग लैंड मासेस में, इसके रिजल्ट्स क्या हुए? जैसे उस समय जिस लैंड मास के ऊपर प्रोटोथीरियंस, एग लेइंग मैमल्स और पाउच्ड मैमल्स, कंगारू वगैरह रहते थे, वो लैंड मास पूरा टूटकर एक अलग ही कॉन्टिनेंट बन गया, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये एनिमल्स उस समय पेंजिया के दूसरे पार्ट में नहीं मिलते थे, तो आज की तारीख में ये आपको मेनली ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय जिस लैंडमास पे ये थे, ये लैंडमास टूटकर क्या बन गया? ऑस्ट्रेलिया। बीच में ओशियंस आ गए, अब ये दूसरे लैंडमास पे जा नहीं सकते थे। एलिफेंट्स एंड लायंस इस कारण से अफ्रीका और इंडिया में रह गए, ये दूसरे कॉन्टिनेंट्स में नहीं जा पाए। ह्यूमन एवोल्यूशन मेनली अफ्रीका में हुआ बच्चों। दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट रिल्म्स ड्यू टू द पार्ट्स व्हिच ब्रोक ऑफ फ्रॉम, किससे? पेंजिया से टूटे थे बच्चों। नाउ अडैप्टिव रेडिएशन और होमोलॉजी में अकर ड्यू टू बायोजियोग्राफिकल माइग्रेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज, जो भी मैंने आपको समझाया कि भाई ये जो अडैप्टिव रेडिएशन यानी कि नई स्पीशीज का फॉर्मेशन, नई पॉपुलेशंस का फॉर्मेशन किस कारण से हो सकता है? बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या बायोजियोग्राफिकल माइग्रेशन के कारण हो सकता है, एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में। इट शोज कॉमन एंसेस्ट्री, एक कॉमन एंसेस्टर से जब नई स्पीशीज बनती है बच्चों, एंड लीड्स टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक जगह से चीजें स्प्रेड होकर अलग अलग एरियाज में जा रही है और वहां पर नई नई स्पीशीज बन रही है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और अडैप्टिव रेडिएशन। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, इसको बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ डार्विन्स फिंचेस। क्लासिकल एग्जांपल माना जाता है बच्चों अडैप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। ठीक है, क्या है डार्विन्स फिंचेस? बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था बच्चों, डार्विन की स्टडी थी, बहुत इंटरेस्टिंग। डार्विन स्टडीड मोर देन अ डजन स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स को फिंचेस भी कहा जाता है बच्चों, ऑन आइलैंड्स ऑफ गैलापागोस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। गैलापागोस बच्चों ग्रुप ऑफ आइलैंड से है ना, एक एरिया में बहुत छोटे 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 आइलैंड्स बिखरे हुए हैं वहां पर, गैलापागोस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। ठीक, तो डार्विन ने बच्चों कई सालों तक पानी के जहाज पे यात्रा की थी और वो अलग अलग एरियाज में उस समय घूमे थे। एक बायोलॉजिकल ऑब्जर्वर थे बच्चों, नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने जो भी चीजें देखते थे उनको नोट डाउन कर लेते थे। तो जब वो गैलापागोस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे गए तो वहां पर अलग अलग आइलैंड्स थे, छोटे छोटे, है ना, बीच में पानी था हर दो आइलैंड्स के बीच में। तो मान लो वो एक आइलैंड पे गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि यार कि अलग अलग स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, एक पर्टिकुलर स्पीशीज पे उनका ध्यान गया। फिर वो दूसरे आइलैंड पे गए, वहां पर भी कुछ बर्ड्स की स्पीशीज देखी, वहां पर भी अगेन उनका ध्यान एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स पे गया। ऐसे छोटे छोटे करीब 12-13 आइलैंड्स पे जब वो घूमे तो उन्होंने देखा हर आइलैंड पे उनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिली, फिंचेस देखने को मिले। और जब उन्होंने उनको स्टडी करा प्रॉपर्ली, उनके कैरेक्टर्स को नोट डाउन करा, तो उन्होंने देखा कि यार ये जो मेरे को 12-13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स मिल रहे हैं, हर आइलैंड पे एक एक टाइप का बर्ड मिल रहा है, इनके फीचर्स आपस में रिजेंबल कर रहे हैं, कुछ फीचर्स तो, और कुछ फीचर्स अलग हैं। अल्टीमेटली वो किस कंक्लूजन पे पहुंचे देखते हैं। ही कंक्लूडेड that these finches evolved from a common ancestral species of South America seed eating variety whose members migrated to Galapagos group of islands। बच्चों गैलापागोस के साथ साथ साउथ अमेरिका भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने जो जो स्पीशीज देखी थी, ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, उनके बारे में फीचर्स को नोट डाउन कर लिया था। जब वो गैलापागोस ग्रुप पर आए और ये जो 12-13 अलग अलग स्पीशीज ऑफ बर्ड्स को उन्होंने स्टडी करा, जिनमें कुछ कैरेक्टर्स कॉमन थे और कुछ डिफरेंट थे, और इनका कंपैरिजन करा जो पहले से वो साउथ अमेरिका और दूसरे आइलैंड, दूसरे एरियाज के ऊपर बर्ड्स की स्टडी कर चुके थे उनसे, तो उन्होंने देखा कि इन 12-13 स्पीशीज की सिमिलरिटी काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स से, जो उन्होंने कहां पर देखी थी? साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में डार्विन ने एक सीड्स को खाने वाली वेराइटी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स को देखा था, उनके कैरेक्टर्स को नोट डाउन कर लिया था। और गैलापागोस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे जब वो आए, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर भी कुछ बर्ड्स की स्पीशीज थी और उनके कैरेक्टर्स को जब उन्होंने नोट डाउन करा तो उनको एक चीज देखने को मिली कि भाई ये बर्ड्स के जो कैरेक्टर्स हैं उस बर्ड्स को काफी रिजेंबल कर रहे हैं जो मैंने साउथ अमेरिका में देखी थी। लेकिन चक्कर क्या
कि भाई एग्जैक्टली नहीं है, वैसे के वैसे ही है, अंतर है इनमें। अब उन्होंने फिर और डीप में स्टडी करा उनको, तो क्या कंक्लूजन निकला बच्चों, देखना। उन्होंने जब उनको डीप में स्टडी करा, तो अपन यहां पर डायग्राम की मदद लेंगे। डीप में स्टडी करा बच्चों, तो ये साउथ अमेरिका, उन्होंने क्या बोला, भाई साउथ अमेरिका में मैंने एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, सीड ईटिंग स्पीशीज, सीड ईटिंग स्पीशीज ऑफ बर्ड्स को स्टडी करा था, ठीक है। और उन्होंने ये कंक्लूड करा कि भाई गैलापागोस आइलैंड पे जो उन्होंने डिफरेंट स्पीशीज पढ़ी है, वो सारी स्पीशीज कहां से आई है, वो ये साउथ अमेरिका में जो सीड ईटिंग स्पीशीज ऑफ बर्ड्स थी बच्चों, इन्हीं के मेंबर्स अलग अलग आइलैंड्स पे चले गए गैलापागोस ग्रुप के। तो इनमें से कुछ बर्ड्स उड़कर मान लो फर्स्ट आइलैंड पे आ गए, कुछ बर्ड्स उड़कर बच्चों सेकंड आइलैंड पे आ गए, कुछ बर्ड्स उड़कर थर्ड आइलैंड पे आ गए, कुछ बर्ड्स उड़कर फोर्थ आइलैंड पे आ गए, ये मान लो आप, ठीक है। अब हुआ क्या, अब डार्विन ने कहा कि भाई यदि ये सारे बर्ड्स जो गैलापागोस आइलैंड्स पे उन्होंने पढ़े हैं, देखे हैं, देखने को मिले हैं, यदि ये सब यहां साउथ अमेरिका से इस पर्टिकुलर स्पीशीज में से ही उड़कर आए हैं, तो ये सब बिल्कुल कैसे दिखने चाहिए, जो साउथ अमेरिका में दिख रहे थे बर्ड्स, इनको ये जो स्टडी करी थी इन्होंने बर्ड, जिसके लिए बोल रहे हैं कि भाई इन्हीं के मेंबर्स उड़कर यहां पर आए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। और मेन डिफरेंस उनको किसमें देखने को मिला, शेप ऑफ बीक में। उन्होंने कहा कि भाई ये जो बर्ड्स हैं इनके काफी कैरेक्टर्स आपस में रिजेंबल करते हैं, लेकिन बीक्स में डिफरेंस है। फर्स्ट आइलैंड पे जो बर्ड्स मिल रहे हैं उनकी बीक अलग है, सेकेंड आइलैंड पे जो बर्ड्स मिल रहे हैं उनकी बीक अलग है, थर्ड पे जो बर्ड्स मिल रहे हैं उनकी बीक अलग है, और फोर्थ पे जो मिल रहे हैं उनकी बीक अलग है। क्लियर, ठीक है। अब उन्होंने इसका रीजन क्या निकाला, तो देखो उन्होंने क्या बोला कि भाई शुरुआत में यहां पर जो सीड ईटिंग स्पीशीज ऑफ बर्ड्स थी, उसके मान लो 10-10 मेंबर्स उड़कर इन चारों आइलैंड्स पे आ गए, 10-10 मेंबर्स, ठीक है। फोर्थ आइलैंड से हम बात करते हैं, मान लो यहां पर इनको खाने के लिए सीड्स तो मिले कम और इंसेक्ट्स थे ज्यादा, इंसेक्ट्स तो ज्यादा, सीड्स ना के बराबर, सीड्स का प्रिवलेंस यहां पर कम था। अब होगा क्या, मान लो यहां पर ये जो 10 बर्ड्स आए बच्चों, क्योंकि ये आए किस में से, सीड ईटिंग स्पीशीज ऑफ बर्ड्स में से, तो मैक्सिमम में कैसी चोंच होगी, वैसी चोंच होगी जो सीड्स को खाने के लिए ज्यादा सुटेबल होती है। तो सपोज करो यहां पर 7 बर्ड्स ऐसे थे जिनके पास सीड्स को खाने के लिए बीक ज्यादा सुटेबल थी, सीड्स के लिए बीक अच्छी थी। लेकिन हो सकता है 3 मेंबर्स ऐसे हों जिनके पास ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन, अब ये जेनेटिक वेरिएशन म्यूटेशन के कारण भी आ सकती है, म्यूटेशन के कारण भी जीन्स के अंदर चेंजेस, क्रोमोसोम्स में चेंजेस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशंस होती है उनके कारण भी ये चेंजेस हो सकते हैं। मान लो किसी भी कारण से इनमें जो चोंच का शेप था वो सीड्स को खाने के लिए फेवरेबल नहीं था, हो सकता है कि वो इंसेक्ट्स को खाने के लिए फेवरेबल हो। अब जब तक ये 3 बर्ड्स साउथ अमेरिका में थे, नुकसान में थे, क्यों, क्योंकि वहां पर इनकी स्पीशीज के ज्यादातर मेंबर्स के पास सीड्स को खाने के लिए सुटेबल बीक थे। इसका मतलब साउथ अमेरिका में जहां पर ये बर्ड्स रह रहे थे वहां पर सीड्स का प्रेवलेंस ज्यादा था, सीड्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी, तभी तो सबके पास सीड्स के लिए सुटेबल बीक थे और आराम से सर्वाइव कर रहे थे। तो जब तक ये वाले जो 3 बर्ड्स यहां पर मैं बता रहा हूं जिनके बीक इंसेक्ट्स को खाने के लिए ज्यादा अच्छी है, सीड्स को खाने के लिए उतनी अच्छी नहीं है, जब तक ये साउथ अमेरिका में नुकसान में थे। लेकिन जब ये उड़कर इन 10 बर्ड्स के साथ इस चौथे आइलैंड पे आ गए जहां पर इंसेक्ट्स ज्यादा हैं और सीड्स कम हैं, तो अब इनकी बल्ले बल्ले हो गई, है ना। देखो कंडीशंस कैसे फटाफट चेंज होती है। अब क्योंकि यहां पर सीड्स कम थे, इंसेक्ट्स ज्यादा थे, तो ये वाले बर्ड्स तो हैं नुकसान में और ये वाले बर्ड्स हैं फायदे में। तो क्या होगा, इनको अपना सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, धीरे धीरे इनका नंबर हो जाएगा कम, ये कम प्रोजेनी प्रोड्यूस कर पाएंगे, इनका सर्वाइवल ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं एक तरीके से, अब तो ये ज्यादा लंबे समय तक जिएंगे और आपस में रिप्रोड्यूस करके अपने जैसी और बर्ड्स को बनाएंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, डार्विन ने कहा कि भाई कई हजारों सालों में इस आइलैंड के ऊपर ऐसे बर्ड्स का नंबर बढ़ गया जिनकी बीक अब इंसेक्ट्स को खाने के लिए ज्यादा अच्छी थी। तो आ गया शेप में अंतर। अब यहां पर जो पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स हमें मिलेगी उसकी बीक साउथ अमेरिका में रहने वाली जो सीड ईटिंग वेराइटी थी उसकी बीक से रिजेंबल नहीं करेगी बच्चों।
ये एक्सप्लेनेशन डार्विन ने दिया था। तो इस तरह से और भी कई कैरेक्टर्स नए डेवलप हो गए या नए कैरेक्टर्स वाले इंडिविजुअल्स का यहां पर नंबर बढ़ गया और एक नई स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहां पर बन गई, जिसका ओरिजिन, जिसकी एंसेस्ट्रल स्पीशीज, कॉमन एंसेस्टर, पूर्वज स्पीशीज कौन सी थी, वही साउथ अमेरिका वाली स्पीशीज से ये नई स्पीशीज बनी। इस तरह से नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। तो नई स्पीशीज ऐसे ही बनती है बच्चों, नए एरियाज में, नई कंडीशंस में नई क्वालिटीज नहीं डेवलप होगी, ऑलरेडी जो क्वालिटीज है उन्हीं में से उन इंडिविजुअल्स का सिलेक्शन हो जाता है जिनके पास अच्छी क्वालिटीज ज्यादा है, और उनका एलिमिनेशन हो जाता है जिनके पास पूरे कैरेक्टर्स या अनफेवरेबल कैरेक्टर्स, खराब कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं। सिलेक्शन होता है, यही अडेप्टेशन है। तो यहां से एक और लाइन पता चल रही है, एक और चीज पता चल रही है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है ना। जब हम अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं बच्चों, अडेप्टेशन की बात करते हैं, तो आप लोग हमेशा क्या समझते हो? यदि मैं आपसे अभी पूछूं कि भी अडेप्टेबिलिटी क्या है, एक्वायर्ड है या इनहेरिटेड है? मतलब मान लो मैं एक नई जगह गया और वहां पर मैं इजीली अडेप्ट हो जाता हूं, एडजस्ट हो जाता हूं, तो आप क्या कहोगे? मैंने वहां जाकर एडजस्टमेंट डेवलप किया, एक्वायर किया, या ऑलरेडी मेरे अंदर जो क्वालिटीज थी उसकी वजह से मैं वो अडेप्ट हो पाया? बच्चों, यदि दो इंडिविजुअल्स हैं, दो अलग अलग, कई बार हम कहते हैं ना, दो स्टूडेंट्स हैं, एक के लिए तो कहते हैं यार ये जहां भी जाता है लड़ाई झगड़े करता है, दूसरे के लिए कहते हैं जहां भी जाता है वहां पर फटाफट एडजस्ट हो जाता है। तो भाई दोनों ही लड़के जब किसी एक जगह पर गए हैं तो वहां पे जगह में कंडीशंस तो एक जैसी है दोनों के लिए, फिर एक क्यों एडजस्ट हो पाया और दूसरा क्यों नहीं हो पाया? इसका मतलब जो एडजस्ट हो पाया पहले से उसके पास ऐसे कैरेक्टर्स थे जो उस नई जगह पर जाकर एडजस्ट होने के लिए अच्छे थे और दूसरे के पास नहीं थे। तो पहले से जो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं वही हमारी अडेप्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली, ठीक है। तो इसीलिए अडेप्टेबिलिटी इज इनहेरिटेड। एनसीईआरटी में इस चैप्टर में एक लाइन लिखी हुई है, वहां पर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्यान ही नहीं देते आधे लोग तो उस लाइन पे। यदि ज्यादातर से हर साल जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि सर अडेप्टेबिलिटी तो एक्वायर्ड है। नहीं भाई, अडेप्टेबिलिटी एक्वायर्ड नहीं होती, अडेप्टेबिलिटी इनहेरिटेड होती है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये चीज यहां पर इसी तरह से अलग अलग आइलैंड्स पे अलग अलग फूड मटेरियल्स अवेलेबल थे, किसी पे फ्रूट्स ज्यादा थे तो वहां पर उन बर्ड्स का नंबर बढ़ गया जिनकी बीक फ्रूट्स को खाने के लिए ज्यादा सुटेबल थी, है ना। कुछ जगह पर दूसरी, कुछ जगह पर सीडी थे तो वहां पर सीड ईटिंग वेराइटी का ही नंबर ज्यादा रहा। तो इस तरह से ये जो करीब 1 डजन ऑफ स्पीशीज को स्टडी करा था डार्विन ने, उनको डार्विन ने क्या नाम दे दिया? डार्विन्स फिंचेस, डार्विन के फिंचेस बच्चों। और ये इनकी जो स्टडी थी, थ्योरी थी, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई बच्चों, और आज की तारीख में बेसिस बनाती है इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए। हम जब थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन अभी चालू करेंगे, उसमें डार्विनिज्म जब पढ़ेंगे तो बच्चों इसके बारे में वापस से वहां पर बात होगी। तो अडेप्टिव रेडिएशन आ गया आई थिंक समझ में। इस तरह से अडेप्टिव रेडिएशन से नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है बच्चों, है ना। तो एक बार देख लेते हैं, अपन पढ़ लेते हैं डार्विन्स फिंचेस के बारे में। तो डार्विन्स फिंचेस एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है बच्चों अडेप्टिव रेडिएशन का, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में। तो डार्विन स्टडीड मोर देन अ डजन स्पीशीज ऑफ बर्ड्स ऑन आइलैंड्स ऑफ गैलापागोस ग्रुप. He concluded that these finches evolved from a common ancestral species of South America, which was a seed-eating variety, whose members migrated to Galapagos group of islands. Due to different environmental conditions and food availability in different islands of Galapagos group, हुआ क्या बच्चों? The birds or finches with different beak shapes became dominant on different islands and evolved into new species. इस तरह से नई species बनी। जो जीन रेस्पॉन्सिबल था बच्चों बीक शेप्स में वेरिएबिलिटी के लिए, यदि पूछ लिया जाए तो BMP4 जीन होता है, बीक मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 4 जीन। ये आप याद रख सकते हो चाहो तो, वैसे पूछे जाने के चांसेस अब कब हैं। अडेप्टिव रेडिएशन, इसी तरह से बच्चों हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं अडेप्टिव रेडिएशन का, अगेन जो एनसीईआरटी ने दे रखा है इसलिए जरूरी भी इंपॉर्टेंट भी है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का और प्लेसेंटल मैमल्स का। इसको देखो कैसे देखेंगे, अगेन डायग्राम हम एनसीईआरटी का यूज करेंगे। ये देखो मार्सुपियल रेडिएशन बता रखा है, हमने क्या बोला? जो पाउच्ड मैमल्स थे, कंगारू के जैसे जो मैमल्स थे बच्चों, वो किस कॉन्टिनेंट के ऊपर रह गए थे? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट के ऊपर ही रेस्ट्रिक्टेड रह गए, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में हमें नहीं देखने को मिलते, क्योंकि जब पेंजिया टूटा तो उस समय जिस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ये रहते थे वो टूटकर किस में अलग हो गया? ऑस्ट्रेलिया बन गया बच्चों। तो आज ये वहीं मिलेंगे, लेकिन शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे ये जो अपने को इतनी सारी वेराइटीज ऑफ मार्सुपियल मैमल्स यहाँ पर दिख रही है ना, टाइगर केट दिख रहा है हमें, तस्मानियन वुल्फ दिख रही है, बेंडेड एंटीटर दिख रहा है, मार्सुपियल रेट मिल रहा है, वुम्बेट दिख रहा है, बेंडिकूट में, इतनी वेराइटी शुरुआत में नहीं थी, है ना, बहुत कम वेराइटीज थी, सारे मार्सुपियल मैमल्स ऑलमोस्ट एक जैसे थे। तो वो जो शुरुआत में बच्चों ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मार्सुपियल मैमल्स थे, उनको तो हम क्या मानते हैं? एंसेस्टर्स ऑफ मार्सुपियल मैमल्स, एंसेस्टर्स, पूर्वज, जो सारे एक जैसे थे, ऑलमोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स थे उनके अंदर। तो बीच में ये जो सर्कल यहां पर बना रखा है एनसीईआरटी ने, मार्सुपियल रेडिएशन जहां लिखा हुआ है,
ये क्या शो करता है? एंसेस्टर्स ऑफ मार्सुपियल मेमल्स, ये पूर्वज हैं। अब ये जो शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट पे मार्सुपियल्स के पूर्वज थे बच्चों, एंसेस्टर्स थे, इनमें से कुछ मेंबर्स माइग्रेट होकर अलग अलग एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया में चले गए। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी रिलेटिवली एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, ऐसा नहीं कि छोटा सा कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में भी अलग अलग एरियाज में आपको अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलेगी। जैसे हमारे देश में भी आप ईस्ट में चले जाओगे बारिश ज्यादा होती है, साउथ में चले जाओगे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, नॉर्थ में चले जाओगे ठंड ज्यादा होती है, वेस्ट साइड में आ जाओगे गर्मी ज्यादा होती है हमारे एरिया में, राजस्थान में, है ना। उसी तरह से भाई ऑस्ट्रेलिया की भी अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग थी। अब शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे ये जो मार्सुपियल एंसेस्टर्स थे, इनमें से कुछ इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर एरिया में चले गए, दूसरे बी एरिया में चले गए, तीसरे सी एरिया में चले गए, तो कुछ कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्प्रेड हो गए भाई सब जगह। अब हर एक पर्टिकुलर एरिया में वहां पर जैसी कंडीशंस होगी, उस कंडीशन को सूट करने वाले, जिनके पास उस कंडीशन के हिसाब से ज्यादा सूटेबल फीचर्स होंगे, उन मार्सुपियल मेंबर्स का नंबर तो बढ़ जाएगा और बाकी वहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हर एरिया में अलग अलग फीचर्स वाले मार्सुपियल मेमल्स का डेवलपमेंट हो गया बच्चों, हम ये कह सकते हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में नई स्पीशीज ऑफ मार्सुपियल मेमल्स बनी। तो यहां पर जब एक कॉमन स्पीशीज से, कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीशीज से नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, इसको ही हम अगेन क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एडप्टिव रेडिएशन। तो आपको अब इतने तरीके से एडप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल्स दे दिए कि अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। आगे बात समझ में। इसी तरह से प्लेसेंटल मेमल्स की मैं बात करूं बच्चों, ऑस्ट्रेलिया पे जो मार्सुपियल मेमल्स थे वो तो थे ही से, ट्रू प्लेसेंटल मेमल्स भी मिलते हैं, है ना। उनका भी इसी तरह से बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडप्टिव रेडिएशन हुआ बच्चों, तो उनकी भी नई स्पीशीज बनी। अब यहां पर एक और चीज जो हमें देखनी है, एक और डायग्राम जो आपको दे रखा है बच्चों एनसीईआरटी ने, वो ये वाला डायग्राम। और यहां पर एनसीईआरटी क्या एक्सप्लेन करना चाहती है वो भी देख लेते हैं अपन, है ना। यदि मैं इस डायग्राम की बात करूं बच्चों, तो यहां पर एनसीईआरटी आपको यह बताना चाहती है कि भाई देखो ऑस्ट्रेलिया की, यदि में ये ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है यहां पर, यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे शुरुआत में प्लेसेंटल मेमल्स भी थे, उनके एंसेस्टर्स भी थे, और ऑस्ट्रेलियन जो मार्सुपियल मेमल्स थे उनके एंसेस्टर्स भी थे बच्चों। मार्सुपियल एंसेस्टर्स में से जब अलग अलग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मार्सुपियल्स अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में चले गए, तो वहां पर मार्सुपियल्स की अलग अलग स्पीशीज डेवलप होगी अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल एरिया, है ना। ये मान लो ए ज्योग्राफिकल एरिया है, ये बी ज्योग्राफिकल एरिया है, ये सी ज्योग्राफिकल एरिया, इस तरह से अलग ज्योग्राफिकल एरियाज हैं। ए ज्योग्राफिकल एरिया में जो मार्सुपियल मेंबर्स गए, वहां पर मार्सुपियल मोल्स जैसी स्पीशीज डेवलप होगी मार्सुपियल्स की। बी एरिया में नंबेट एंटीटर डेवलप हो गए, है ना। तीसरे में मार्सुपियल माउस वगैरह डेवलप हो गए। अब यहां पर एनसीईआरटी क्या कहती है कि भाई इस ए एरिया में मार्सुपियल एंसेस्टर्स के मेंबर्स तो आए ही होंगे, लेकिन इसी ए एरिया में जो प्लेसेंटल एंसेस्टर्स थे, प्लेसेंटल मेंबर्स थे ऑस्ट्रेलिया में, उनके मेंबर्स भी तो आए होंगे, ठीक है। अब ए एरिया में तो एनवायरमेंटल कंडीशन सबके लिए एक जैसी है, चाहे प्लेसेंटल मेमल्स के मेंबर्स आए हो, चाहे मार्सुपियल मेमल्स के मेंबर्स आए हो, ठीक है। जब ए एरिया में सभी के लिए कंडीशंस एक जैसी है, तो अल्टीमेटली यहां पर वही इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाएंगे जिनके फीचर्स एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे और जो ज्यादा फेवरेबल होंगे ए एरिया में। तो क्या हुआ यहां पर मान लो ए एरिया में बरोइंग हैबिट, बिल बनाकर रहने के लिए कंडीशंस ज्यादा सूटेबल थी। इस कारण से मार्सुपियल एंसेस्टर्स में से जो यहां पर मेंबर्स आए, उनमें से वो मेंबर्स सर्वाइव कर गए जो यहां पर मार्सुपियल मोल जैसे दिखते थे। क्यों? क्योंकि इनके फीचर्स बिल बनाकर रहने के लिए ज्यादा सूटेबल थे, आराम से ये बिल बना सकते थे और रह सकते थे उनमें, ठीक है। इसी तरह से यहां पर जो प्लेसेंटल मेमल्स के मेंबर्स आए, उनमें भी तो वही सर्वाइव कर पाएंगे जिनका कद काठी किसके जैसी होगी, यहां पर मार्सुपियल मोल, क्योंकि ये कद काठी किसके लिए अच्छी होती है? बिल बनाकर रहने के लिए। तो प्लेसेंटल मेमल्स, प्लेसेंटल एंसेस्टर्स के जो मेंबर्स आए, उनमें भी वही मेंबर्स यहां पर सर्वाइव कर पाए जिनकी बरोइंग हैबिट के हिसाब से ज्यादा सुटेबल फीचर्स थे जिनके पास, और मार्सुपियल मेमल्स में से भी वही मेंबर सर्वाइव कर पाए जिनके पास बरोइंग हैबिट के लिए ज्यादा सुटेबल कैरेक्टर्स थे बच्चों। तो प्लेसेंटल मेंबर से जो यहां पर नई स्पीशीज बनी, ठीक है, उस स्पीशीज की यदि हम एक्सटर्नल अपीयरेंस फीचर्स देखें तो किससे मिलते जुलते हैं? ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज से। दोनों अलग अलग स्पीशीज है लेकिन दिखने में एक जैसी है। एक के एंसेस्टर प्लेसेंटल मेमल्स हैं, एक का एंसेस्टर मार्सुपियल मेमल है, दोनों के एंसेस्टर्स अलग हैं, लेकिन एक ही एरिया में आने के कारण, ठीक है, एक ही एरिया में आने के कारण
ये आपस में मिलते जुलते दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उस एरिया की एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से जिन मेंबर्स के पास फेवरेबल फीचर्स होंगे, धीरे धीरे उन्हीं का नंबर वहां बढ़ जाएगा। और क्योंकि कंडीशंस दोनों के लिए एक जैसी है, तो इस ग्रुप में से भी उन्हीं इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ेगा जिनके फीचर्स इस ग्रुप में जिन नंबर इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ रहा है उनको रिजेंबल करता होगा बच्चों। तो आपस में मिलते जुलते, आपस में दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ जाएगा दोनों स्पीशीज में। लेकिन दोनों स्पीशीज अलग अलग है क्योंकि दोनों के एंसेस्टर्स अलग अलग। तो जब डिफरेंट एंसेस्ट्री हो, एंसेस्टर्स अलग अलग हो, लेकिन एक कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया में एक कॉमन कंडीशंस में आने के कारण एक जैसे फीचर्स डेवलप हो जाएं, उसको हम एनालॉजी कहते हैं बच्चों। दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। अब ए एरिया की मैं बात करूं तो यहां पर मैं यदि सिर्फ मार्सुपियल मैमल्स की बात करूं तो इनका तो अडप्टिव रेडिएशन हो रहा है, कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग ए एरिया में भी आए, बी में भी आए, सी में भी आए। और इसी जगह पर प्लेसेंटल मैमल्स का भी अडप्टिव रेडिएशन हो रहा है, ये भी स्प्रेड हो गए ए में, बी में, सी में, और अलग अलग स्पीशीज डेवलप हो गई। तो मैं क्या कह सकता हूं, ए एरिया में मार्सुपियल मैमल्स के अडप्टिव रेडिएशन से मार्सुपियल मोल डेवलप हुए, और इसी ए एरिया में प्लेसेंटल मोल्स भी डेवलप हुए बाय द अडप्टिव रेडिएशन ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। तो जब एक एरिया में दो अलग अलग, ध्यान से सुनना, जब एक ही एरिया में दो अलग अलग स्पीशीज का अडप्टिव रेडिएशन होता है तो वहां पर उनके बीच में क्या बन जाता है, कैसा रिलेशन बन जाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और अडप्टिव कन्वर्जेंस। आ गई होगी बात समझ में? क्लियर है बच्चों? तो यही हमें इसके अंदर अडप्टिव रेडिएशन वाले टॉपिक में पूरा पढ़ना था। आई थिंक अब चीजें समझ में आ गई होगी। तो देख लेते हैं बच्चों। तो अडप्टिव रेडिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी ऑस्ट्रेलिया में, इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में प्लेसेंटल मैमल्स भी थे, उनका भी अडप्टिव रेडिएशन हुआ, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में जाने से उनकी भी नई स्पीशीज बनी बच्चों। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको प्लेसेंटल मैमल्स की भी कई स्पीशीज मिलेगी, मार्सुपियल्स की भी बहुत सारी स्पीशीज मिलेगी जो अडप्टिव रेडिएशन से बनी। लेकिन एक ही पर्टिकुलर एरिया में जो मार्सुपियल मैमल्स मिलते हैं और जो प्लेसेंटल मैमल्स मिलते हैं वो दिखने में एक जैसे होते हैं, जो एक्सप्लेन करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। डिफरेंट एंसेस्ट्री बट फीचर्स सेम बच्चों। तो यहाँ पर मैंने नोट लिख भी रखा है आप लोगों की हेल्प के लिए, जितने भी प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं जोश जुनून बेच के सोचिंग ऐप पे, उनको सारे नोट्स जो है डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है उनको। व्हेन मोर देन वन अडप्टिव रेडिएशन अकर्स इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में एक से ज्यादा स्पीशीज का यदि अडप्टिव रेडिएशन हो रहा हो, जैसे यहाँ पर प्लेसेंटल मैमल्स का भी हो रहा है और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का भी हो रहा है, तो इट लीड्स टू अडप्टिव कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बच्चों। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट थ्योरीज evidences of evolution में evidences from biogeographical distribution and adaptive radiation। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, इसीलिए इतना समय इसमें लिया है मैंने, ठीक, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चों को भी ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो एक बार अच्छे से इस लेक्चर को समझना। चलो भाई, तो लास्ट टाइप ऑफ एविडेंसेस की बात करेंगे, एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शो वेरिंग डिग्री ऑफ सिमिलरिटी इन प्रोटोप्लाज्म, एंजाइम्स, हार्मोन्स एटसेट्रा शोइंग कॉमन एंसेस्ट्री। कुछ नहीं, इसमें सिंपल सी चीज है, यदि हम डिफरेंट स्पीशीज को कंपेयर करें, जैसे हम सिर्फ मैमल्स में, ह्यूमन स्पीशीज हमारी, इंसानों की स्पीशीज ह्यूमन स्पीशीज, डॉग्स अलग स्पीशीज, कैट्स अलग स्पीशीज, लेकिन डॉग्स के अंदर, कैट्स के अंदर, हमारे अंदर जो एक बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक बेसिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक बेसिक सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सेम है। बेसिक फीचर्स उनके और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ही है बच्चों। तो फिजियोलॉजी के लेवल पे जो सिमिलरिटी ये शो करती है कि हम सभी के, कुत्ते के, बिल्ली के और हमारे एंसेस्टर्स एक ही रहे होंगे, एक ही एंसेस्टर से हम सबका डेवलपमेंट हुआ। इसी तरह से हमारे अंदर बहुत सारे कॉमन केमिकल्स भी मिलेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ब्लड के अंदर, है ना। तो ये अगेन शो करता है कि हमारा एंसेस्टर कॉमन रहा है ना। तो कॉमन एंसेस्ट्री शो होती है फ्रॉम फिजियोलॉजी एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एविडेंसेस माने जाते हैं फॉर इवोल्यूशन। तो ये हमारा सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। थर्ड पार्ट अब इस चैप्टर का हमें आज स्टार्ट करना है, दैट इज व्हाट, दैट इज थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में बच्चों जो मेन थ्योरीज हमें पढ़नी है वो कौन कौन सी देखनी है, चार थ्योरीज के बारे में हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के अंदर। फर्स्ट लेमार्किज्म, फर्स्ट हम देखेंगे लेमार्किज्म। उसके बाद बच्चों फिर डार्विनिज्म, जो कि पहली वो थ्योरी मानी जाती है जो ब्रेक थ्रू थी इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन, सबसे सही थ्योरी मानी जाती है शुरुआत में। फिर हम ह्यूगो डी ब्राइस की म्यूटेशन थ्योरी भी पढ़ेंगे जो पार्शियली करेक्ट थी।
अल्टीमेटली हम न्यो डार्विनिज्म के बारे में बात करेंगे, जो एक्चुअली डार्विनिज्म का ही एक्सटेंशन है। डार्विन की थ्योरी जो डार्विनिज्म कहलाती है वो सही थी बच्चों, गलत नहीं थी। बस वहां पर जो कुछ कमियां रह गई थी उसको मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने पूरा कर दिया। उन्होंने डार्विन के काम को ही रिफाइन कर दिया, जिसको आज हम न्यो डार्विनिज्म कहते हैं। विच यदि मोस्ट एक्सेप्टेबल पूछा जाए तो ये सबसे करेक्ट थ्योरी आज की तारीख में, जो एक्चुअली डार्विनिज्म का ही एक्सटेंशन है। इसका बेसिस डार्विनिज्म ही है, जो डार्विन ने बताया वही इस थ्योरी का बेसिस थी। तो ये 4 थ्योरीज हमें थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में पढ़नी है बच्चों। इसमें हम नेचुरल सिलेक्शन का टॉपिक भी कवर कर लेंगे, फिर जैसे कि हार्डी विनबर्ग लॉ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहीं पर ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। अल्टीमेटली जो लास्ट पार्ट बचेगा इस चैप्टर का, दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन, वो भी इस वीक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चैप्टर अब इस वीक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें थ्योरी पढ़नी, लेमार्किज्म। अब बच्चों लेमार्क अगेन उस समय का बहुत बड़ा नाम था। लेमार्क एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे, है ना, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, एक अच्छे साइंटिस्ट भी थे, अच्छे आर्टिस्ट भी थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको आती थी, साइंस में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। और इतना बड़ा नाम थे कि भाई ये कुछ भी कह देते थे ना तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाने का जो हिम्मत होती थी ना वो हर किसी की नहीं होती थी। ईजिली हर कोई इनकी बात को ऑब्जेक्ट नहीं करता था, अपोज नहीं करता था। तो इसी तरह से लेमार्क ने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी थ्योरी दी, जिसको लेमार्किज्म का नाम दिया गया। बट यहाँ पर लेमार्क सही नहीं थे। बट जैसा मैंने अभी बोला, उस समय का बहुत बड़ा नाम थे। तो जब तक डार्विन की थ्योरी नहीं आई थी तब तक लेमार्क की थ्योरी को ज्यादातर लोग सही मानते थे बच्चों, है ना। काफी लोगों ने इनकी थ्योरी को सही माना, बाद में पता चला कि भाई इनकी थ्योरी गलत थी। फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं, गलत थ्योरी को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं लेमार्क को यह श्रेय तो जाता है कि भाई उन्होंने इवोल्यूशन को एस्टैब्लिश करा एक तरीके से। उन्होंने ही एक तरह से सबसे पहले उसको उसका जो मैकेनिज्म था कि भाई इवोल्यूशन हो रहा है, इस चीज को कैसे प्रूव किया जाए, उसके पीछे क्या फोर्सेस हैं, क्या मैकेनिज्म है, उसको एक्सप्लेन करने की कम से कम कोशिश तो करी। शायद ये कोशिश नहीं करते तो हो सकता था डार्विन भी इस टॉपिक के ऊपर काम ही नहीं करता है, दूसरे साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट इस टॉपिक के ऊपर काम ही नहीं करते। तो एक तरीके से लेमार्क को इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट थ्योरी देने का क्रेडिट दिया जाता है कि भाई पहली बार किसी ने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की हिम्मत करी, कोशिश करी, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। जबकि थ्योरी गलत थी। इसमें भी मजा आएगा, मैंने कहा था शुरुआत में आपको इवोल्यूशन चैप्टर स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो मजा आएगा। तो अभी लेमार्किज्म को हम समझेंगे तो देखना आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इट इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसको दो नाम और देते हैं हम बच्चों, इस नाम से कई बार थ्योरी आती भी है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। क्यों कहते हैं ऐसा, अभी आगे समझ में आ जाएगा। किसने दी थी? जीन बाप्टिस्टे डे लेमार्क ने बच्चों, पूरा नाम था उनका। लेमार्क की किताब का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, फिलोसफी ज़ूलॉजिक वाज द नेम ऑफ हिज बुक। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे बच्चों लेमार्किज्म में? पहला पॉइंट लेमार्क ने क्या बोला, सम इंटरनल फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स व्हिच टेंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑर्गन्स और एंटायर बॉडी। लेमार्क ने बोला कि भाई सबके अंदर कुछ सुपर पावर्स होती है, कुछ इंटरनल फोर्सेस होती है, अंदरूनी ताकतें होती है ना, ठीक है, जिनकी मदद से वो अपने बॉडी पार्ट्स की कैपेसिटी को, साइज को, स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हैं। कुल मिलाकर यदि मैं इसको ऐसे समझूं तो आप क्या कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू लेमार्क, यदि मैं चाहूं कि भाई मुझे उड़ना है ना, तो मेरे पास पंख भी बन सकते हैं, विंग्स भी डेवलप हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल फोर्स। मेरे अंदर वो सारी फोर्सेज हैं, वो सारी पावर्स हैं जिनकी मदद से मैंने ऑर्गन्स भी बना सकता हूं, या जो मेरे एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स हैं उनका साइज भी बढ़ा सकता हूं, उनको मॉडिफाई भी कर सकता हूं, ठीक है। अब जब लेमार्क ने ऐसा कहा तो भाई देखो, टांग खींचने वालों की कमी तो कहीं किसी भी एरा में नहीं मिलेगी, हर जगह आपको टांग खींचने वाले मिलेंगे। तो इनकी टांग खींचने वाले भी, इनके अपोनेंट्स भी थे कई जो इनसे जलते थे, फटाफट पकड़ लिया, साहब कोई बात नहीं, आप कह रहे हो इंटरनल फोर्सेज होती है, तो फिर हमारे अंदर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, यदि मैं चाहूं मेरे हाथ लंबे हो जाए तो फिर क्यों नहीं हो रहे? तो लेमार्क ने कहा कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं कहा, कमियां आप में है, ठीक है, क्या कमी है? उन्होंने कहा मेरा दूसरा पॉइंट तो सुन लो भाई, अभी 4 पॉइंट हैं, उन्होंने कहा अभी तो पहला पॉइंट ही सुनाया आपने, अब दूसरा पॉइंट सुनो। दूसरा पॉइंट जो था बच्चों लेमार्क का, दैट वाज डॉक्ट्राइन ऑफ एपोटेंसी और डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर्स। क्या कहता है ये? उन्होंने कहा कि ये जो आपके अंदर इंटरनल फोर्सेस है जिनकी मदद से आप अपने ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स के साइज को, कैपेसिटी को, वर्किंग को इंप्रूव कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, ये तभी होगा जब उस पर्टिकुलर ऑर्गन की साइज को इंक्रीज करने की एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति हो, आपके अंदर डिजायर हो। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आता है एक स्ट्रॉन्ग नीड से, जरूरत से। तो लेमार्क ने कहा कि यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन के डेवलप होने की, पर्टिकुलर ऑर्गन में चेंज होने की जरूरत उसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हो, बहुत ज्यादा हो, तो फिर उसके अंदर की इंटरनल फोर्सेस उस पर्टिकुलर
बॉडी पार्ट में या ऑर्गन में चेंजेस इंड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति। उन्होंने कहा कि भाई आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, डिजायर ही नहीं है। तो कुल मिलाकर लेमार्क ने कहा कि इंटरनल फोर्सेस तब काम करती है जब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हो उस चेंज के लिए। तो यहां पर जो अभी आपने विंग्स वाला एग्जांपल लिया था, उस हिसाब से लेमार्क भाई साहब का क्या कहना था कि भाई हाँ, विंग्स भी डेवलप हो सकते हैं आपके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर विंग्स के डेवलपमेंट के लिए क्या चीज, उड़ने की इच्छा। तो जो उड़ने का डिजायर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या नीड फॉर फ्लाइंग होनी चाहिए। हमारे अंदर है नहीं एक्चुअली नीड फॉर फ्लाइंग। यदि होती तो अकॉर्डिंग टू लेमार्क शायद यदि हमारे जिंदा रहने के लिए उड़ना जरूरी होता तो शायद हमारे भी विंग्स बन जाते, ये लेमार्क ने कहा था। लेकिन क्योंकि नहीं है इसलिए नहीं बनते। जिनमें जरूरत थी पंचमन में बन गए, उन्होंने ऐसा कहा। तो कुल मिला के लेमार्क भाई साहब के हिसाब से यदि कोई बार बार पहाड़ी पे जाकर कूदे, है ना, उड़ने की कोशिश करे तो क्या पता उसके भी बन जाए, लेकिन पहली बार कूदेगा जिसमें सीधे ऊपर पहुंचेगा बिना विंग्स के। तो ये लेमार्क ने कहा था। ये दिस वाज द सेकंड पॉइंट कि चेंजिंग एनवायरनमेंट लीड्स टू न्यू नीड्स, नई जरूरतें पैदा होती है हर ऑर्गेनिज्म में बिकॉज ऑफ चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, और नई जरूरतों के हिसाब से नई ऑर्गन्स और फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल फोर्सेस। जो हमारे अंदर ऑलरेडी इंटरनल फोर्सेस होती, क्या होती है वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा था कि भाई वास्तव में ये फोर्सेस है क्या। लेकिन उन्होंने कहा हाँ कि भाई कुछ तो ऐसा है हमारे अंदर जिसकी मदद से हमारे शरीर में चेंजेस हो सकते हैं, बट वो चेंजेस तभी हो पाएंगे जब उन चेंजेस की एक डाई हार्ड, एक बहुत ज्यादा बड़ी नीड हो, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हो। दैट इज एपेटेंसी और डिजायर एक ही चीज होती है। तो इसको उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ एपेटेंसी डिजायर कहा। ठीक। फिर तीसरा पॉइंट क्या दिया उन्होंने, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। उन्होंने एक और चीज कही कि भैया आप जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज करोगे उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट ज्यादा होगा, और जिसको कम यूज करोगे वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएगी या लेस डेवलप हो जाएगी। ठीक है। तो कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे ऐसे हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट भी करते हैं। जैसे मसल्स की यदि मैं बात करूं तो आप जिम में जब एक्सरसाइज करोगे तो मसल मास बढ़ता है, नहीं करते हो तो मसल मास फिर से कम हो जाता है बच्चों। लेकिन हर जगह ये लागू नहीं होगा अगेन। ठीक है। तो मोर एन ऑर्गन इज यूज्ड मोर इट इज डेवलप्ड, वेयर इज डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन लीड्स टू इट्स डिजनरेशन। क्योंकि यदि इस थ्योरी को सेम माने तो यदि मैं अपने हाथ का ज्यादा यूज करूं तो मेरा हाथ लंबे हो जाने चाहिए, है ना। गर्दन का ज्यादा यूज करो तो गर्दन लंबी हो जानी चाहिए। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ये अगेन पूरी तरह से सही पॉइंट नहीं था। फोर्थ पॉइंट जो था बच्चों लेमार्किज्म का, दैट वाज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। यहां तो सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया था इन्होंने, है ना। क्या ब्लंडर करा इन्होंने, ये कहा कि भाई पूरे जीवन काल के दौरान, हमारी जिंदगी के दौरान जो भी चेंजेस हमारे अंदर होंगे वो सब हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी इनहेरिट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर एक इंडिविजुअल एक्वायर करता है उसकी जिंदगी में, कोई भी चेंज हो, मान लो मेरा हाथ कट गया, तो अकॉर्डिंग टू लेमार्क ये कैरेक्टर अब मैंने एक्वायर कर लिया है कि मेरे पास एक हाथ नहीं है, तो ये मेरी नेक्स्ट जनरेशन में भी जाना चाहिए। मतलब अब मेरी यदि नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती तो उसके अंदर भी हाथ नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेमार्क। ये लेमार्क ने कहा भाई, है ना, जो गलत था। ये ऑलरेडी हम जानते, अब तो जानते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स भी हम पढ़ चुके हैं कि सिर्फ वही कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं जो गेम्यूट्स के थ्रू आगे जाते हैं जनरेशन में, यानी कि जर्म प्लाज्म ही आगे कंटिन्यू करता है, सोमेटोप्लाज्म नहीं करता बच्चों, है ना। आगे बात समझ में। तो दिस वाज अगेन रॉन्ग। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल द चेंजेस एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। तो यदि लेमार्क की बात हम सही माने तो थ्रू कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ओवर जनरेशंस अ कंप्लीटली न्यू जनरेशन इज फॉर्म। तो उन्होंने कहा कि भाई नई स्पीशीज कैसे बनती है, उसके लिए उन्होंने जिराफ का एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि भाई शुरुआत में जिराफ जो थे वो बहुत छोटे थे, हिरण की साइज के थे, 1.5 फुट थे, कुत्ते की साइज के थे, बस गर्दन भी छोटी थी। हुआ ये कि भाई शुरुआत में तो जो नीचे पेड़ पौधे घास फूस सकते थे उनको खा लेते थे। बाद में धीरे धीरे जब नीचे का वेजिटेशन कम हो गया, जिन प्लांट्स को ऊपर फीड करते थे वो कम हो गए थे और उनका नंबर भी बढ़ रहा था, तो ये जरूरी हो गया कि खाने की कमी को अब सेटल एडजस्ट करने के लिए, मीट आउट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए उनके लिए बहुत जरूरी हो गया था कि वो जो ऊंचे पेड़ थे उनके पत्तों को खाना चालू करें। तो उनमें उन्होंने कहा कि भाई उनमें से कुछ में जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत स्ट्रांग थी, और उन्होंने अपनी गर्दन को ऊंचा करके, एक्सटेंड करके, खींच खींच के ऊपर के जो पेड़ों की टहनियों पे पत्ते थे उनको खाने की कोशिश करना स्टार्ट करा, है ना। तो यहां पर अब दूसरा वाला पॉइंट आ गया, डॉक्ट्राइन ऑफ एपेटेंसी और डिजायर, एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति। जिनके अंदर ये स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति थी, लेमार्क ने कहा कि भाई उनके अंदर अब इंटरनल फोर्सेस ने काम करना चालू करा और उनके आगे के पैर और गर्दन लंबी होनी स्टार्ट हो गई। और जितना ज्यादा उन्होंने यूज करा अपनी गर्दन को और आगे के पैरों को, वो वैसे और ज्यादा लंबे होने लगे। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ज्यादा यूज ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। ठीक है। अब इसका मतलब कुछ इंडिविजुअल्स के गर्दन और आगे के पैर लंबे हो गए,
अब फोर्थ पॉइंट आया यहां पर, उन्होंने कहा अब जिन इंडिविजुअल्स की गर्दन, जिन जिराफ्स की गर्दन लंबी हो गई, जिनके पेड़ लंबे हो गए, जब उनके बच्चे पैदा हुए, नए जिराफ पैदा हुए, तो उनके अंदर वो एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसमिट हो गया, उनमें भी अब लंबी गर्दन, लंबे पैर। फिर उनके बाद वाले में और लंबी गर्दन और लंबे पैर। उनका कि धीरे धीरे शुरुआत में जो जिराफ बहुत छोटी हाइट वाले थे, उनसे आज की जो एक नई स्पीशीज है जिराफ्स की, एक लंबी गर्दन वाली स्पीशीज, उसका फॉर्मेशन हुआ। ये एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने लंबी गर्दन वाले जिराफ की स्पीशीज के फॉर्मेशन का, थ्रू लेमार्किज्म, जो एक्चुअली गलत था बच्चों। इसको हम किससे एक्सप्लेन करेंगे? डार्विनिज्म से, आगे देखेंगे अभी, है ना। ये यहां से सही तरीका नहीं है इसको एक्सप्लेन, सुनने में लगता है सही है बट गलत है बच्चों। तो टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी, लेमार्क गिव द एग्जांपल ऑफ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फोर लिम्स ऑफ जिराफ। ही बिलीव्ड दैट एंसेस्टर्स ऑफ जिराफ वर डियर लाइक। शुरुआत में जो जिराफ के एंसेस्टर्स पूर्वज थे वो डियर, हिरण के जैसे थे, उतने ही लंबे थे बस। But due to continuous stretching of neck to feed on leaves of trees, the length of their neck and forelimbs increased. A new species came into existence because of inheritance of this acquired character of long neck and long forelimbs original. ऐसा लेमार्क ने बोला था बच्चों, है ना। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स लेमार्क ने दिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि सांपों को रेंग कर वो चलते थे, उनको पैरों की जरूरत नहीं, तो धीरे धीरे उनके पैर गायब हो गए। डिसयूज ऑफ ऑर्गन, उन्होंने पैर का यूज नहीं करा तो उनके पैर धीरे धीरे गायब हो गए, डिजेनरेट हो गए, ये उन्होंने बताया। एक्वेटिक बर्ड्स डेवलप्ड वेब्ड टोज बाय स्ट्रेचिंग। उन्होंने कहा कि भाई जो पानी में बर्ड्स रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, उनको स्विम करने की जरूरत होती है, इन डक्स वगैरह को। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे कैसे उनके जो पैर होते हैं, फीट होते हैं बच्चों, टोज होते हैं बर्ड्स के, एक्वेटिक बर्ड्स के, उनके बीच में वेब्स होते हैं जिनकी मदद से वो आराम से स्विम कर सकते हैं, पतवार की तरफ, चप्पू की तरह उनको काम में लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि बर्ड्स ने अपने टोज को स्प्रेड करना, इस तरह से खींचना चालू करा बच्चों, वाइडन अप करना चालू करा, क्योंकि इससे वो इजीली तैर सकते थे। तो धीरे धीरे उनके टोज के बीच में स्किन के फोल्ड्स बन गए, बिकॉज ऑफ मोर यूज ऑफ देयर टोज। एक इच्छा शक्ति थी स्विम करने की, तो इंटरनल फोर्सेस ने भी काम करा। और जब डेवलप हो गए एक में, तो आगे भी इनहेरिट होते गए, तो अल्टीमेटली सारे एक्वेटिक बर्ड्स के पास वेब्ड टोज आ गए, जिनकी मदद से वो इजीली स्विम कर सकते थे। ये एक्सप्लेनेशन था बिहाइंड द वेब्ड टोज ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स बच्चों। तो सुनने में तो सही लगती है काफी चीजें लेमार्क की, और इसीलिए उस समय ज्यादातर लोगों ने विश्वास भी करा। वैसे भी किसी में हिम्मत नहीं थी कि भाई इतना बड़ा साइंटिस्ट है जिसने इतनी सारी चीजें बताई है, वो कैसे गलत कह सकता है, बट ही वाज रॉन्ग, है ना। और जो मेन रिजेक्शन आया भाई, कहां पर लोगों को विश्वास करना पड़ा कि भाई लेमार्क गलत है, वो करना पड़ा वीजमान की थ्योरी के बाद बच्चों। वीजमान ने क्या थ्योरी दी थी? वीजमान ने एक थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि भाई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सिर्फ जर्म प्लाज्म ही इनहेरिट होता है, सोमेटोप्लाज्म नहीं होता। जर्म प्लाज्म क्या है बच्चों? हमारी गैमेट फॉर्मिंग सेल्स और गैमीट्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म, उसको हम जर्म प्लाज्म कहते हैं, वो बाकी की जो सेल्स है उसके प्रोटोप्लाज्म को हम सोमेटोप्लाज्म कहते हैं। तो जो जेनेटिक मटेरियल हमारे गैमीट्स में होता है वही हमारी अगली जनरेशन में जाता है, उसी के थ्रू जो कैरेक्टर्स डेवलप होंगे वही हमारी नेक्स्ट जनरेशन में मिलेंगे बच्चों। बाकी की जो हमारी बॉडी सेल्स है उनके जेनेटिक मटेरियल में, क्रोमोसोम्स में भी कोई चेंज होता है, और यदि वो चेंज गैमीट्स के जीन्स में या क्रोमोसोम्स में नहीं हुआ है, तो वो चेंज फिर अगली जनरेशन में नहीं जाएगा। इसका मतलब जो अभी मैंने कहा था, यदि मेरा हाथ कट जाता है, ठीक है, तो इसका गैमीट्स के अंदर जीन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वाला कैरेक्टर अगली जनरेशन में नहीं जाएगा। ये चेंज कहां हुआ है? सोमेटिक सेल्स के सोमेटिक पार्ट ऑफ द बॉडी में हुआ है। जर्मप्लाज्म वाला पार्ट कौन सा है? गैमीट्स वाला पार्ट, वहां पर ये चेंज नहीं हुआ है बच्चों। और इसको वीजमान ने कैसे प्रूव करा? वीजमान ने सफेद चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या करा, एक जनरेशन में जो सफेद चूहे थे उनकी सबकी पूंछ काट दी। अब उन्होंने कहा कि यदि लेमार्क भाई साहब सही है, तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर अगली जनरेशन में जाना चाहिए। इन सफेद चूहों से जो नए चूहे पैदा होंगे वो भी पूंछ कटे होने चाहिए, लेकिन नहीं हुए, उनमें पूंछ आई। और ऐसा कई जनरेशन तक। उनका चलो ठीक है, एक बार गलती हो सकती है, दूसरी बार थोड़ी होगी, दूसरी बार फिर काट दी अगली जनरेशन में पूंछ, ठीक है, चूहों ने बहुत गालियां दी होगी वीजवान को। फिर अगली जनरेशन में फिर पूंछ वाले चूहे, फिर काट दी, फिर अगली जनरेशन में पूंछ वाले चूहे, काटते गए पूंछ को, लेकिन हर बार पूंछ वाले चूहे पैदा हो रहे। तो वहां से वीजवान ने यह प्रूव कर दिया कि भाई प्रोटोप्लाज्म दो तरीके का होता है, सोमेटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म सोमेटिक सेल्स, सेल्स अदर देन द जर्म सेल्स, एंड जर्मप्लाज्म यानी कि जर्म सेल गैमीट्स का प्रोटोप्लाज्म। अकॉर्डिंग टू द जर्मप्लाज्म थ्योरी, जो कि वीजमान की थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म और द जर्मप्लाज्म थ्योरी, ओनली द चेंजेस दैट अकर इन द जर्मप्लाज्म, जो चेंजेस गैमीट्स के जेनेटिक मटेरियल में होते हैं वही ट्रांसमिट होते हैं, बाकी नहीं होते बच्चों। He performed an experiment by cutting the tails of white mice over generations. कई generations तक white mice, सफेद चूहे की पूंछ काटते गए, but there was normal tail in all subsequent generations. लेकिन हर बार नई जनरेशन के अंदर नॉर्मल पूंछ ही देखने को मिली, कटी हुई पूंछ देखने को नहीं मिली बच्चों, ठीक है। दिस वाज द थ्योरी ऑफ लेमार्क व्हिच वाज रिजेक्टेड, व्हिच वाज रॉन्ग। लेकिन है ना, हर एरा में
हर समय जब भी कोई बड़ी हस्ती होती है तो उसके बहुत सारे चमचे भी होते हैं, शिष्य भी होते हैं, लेमार्क के भी थे, है ना। और लेमार्क के ये जो फॉलोअर्स थे बच्चों, उनको ये बात अखर गई, है ना। कॉप, ऑसबॉर्न, पेकार्ड, स्पेंसर, कैमरर, ये कुछ बड़े नाम थे उस वक्त के अगेन, जो लेमार्क में बिलीव करते थे, लेमार्क के फॉलोअर्स थे। इन्होंने कहा कि यार कि ये तो अब चक्कर पड़ रहा है वीजमान भाई साहब की थ्योरी को। अच्छा, वीजमान की थ्योरी को ये ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वीजमान ने एक्सपेरिमेंटली अपनी थ्योरी को प्रूव करा था, ही वाज नॉट रॉन्ग। तो इतना तो इन चमचों को समझ में आ गया, फॉलोअर्स को समझ में आ गया कि साहब गलती तो हो गई है हमारे गुरु से, लेमार्क से। लेकिन अब चमचों का फर्ज क्या होता है, कैसे ना कैसे गुरु की इज्जत को बचाया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे गुरु सही हैं, गलत नहीं है ना। आपने समझा गलत है, वो कई बार होता है ना, नेताजी गलत स्टेटमेंट देते थे, कुछ गलत काम, कुछ गलत बोल देते हैं, तो बाद में फिर उनके प्रवक्ता आते हैं या जो चमचो तो अरे कि नहीं कि हमारे नेताजी ने सही बोला था, प्रेस वालों ने उसको गलत समझ लिया। वैसे इन्होंने कहा कि भाई लेमार्क ने तो सही बोला था, आपने गलत समझ लिया। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम करेक्ट कर देते हैं, हमारे गुरु की बात को अच्छे से समझा देते हैं। और ये जो इनके फॉलोअर्स ने लेमार्किज्म या लेमार्क की जो थ्योरी थी, ओरिजिनल थ्योरी, उसमें जो कुछ चेंजेस करके एक नई थ्योरी प्रपोज कर दी कि भाई हमारे गुरुजी वास्तव में ये कहना चाह रहे थे, उसको हम नाम देते हैं बच्चों न्यू लेमार्किज्म। तो न्यू लेमार्किज्म क्या था? द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द फॉलोअर्स ऑफ लेमार्क इज नोन एज न्यू लेमार्किज्म। और ये नया एक्सप्लेनेशन क्यों दिया उनके फॉलोअर्स ने? टू जस्टिफाई द लेमार्क्स थ्योरी आफ्टर रिजेक्शन बाय वीजमान। तो वीजमान की थ्योरी आने के बाद जो अब ये तलवार लटक गई थी इनकी थ्योरी के रिजेक्शन की, उससे उनको बचाने के लिए उन्होंने एक नया एक्सप्लेनेशन दिया, बट ये भी गलत था, तो अल्टीमेटली रिजेक्ट तो ये भी हो गया था। क्या दिया एक्सप्लेनेशन, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज फॉलोअर्स, न्यू लेमार्कियंस, along all the acquired changes, both somatic and germinal, are inheritable because according to them the environmental factors affect the somatic cells to produce specific secretions which is the germ cells to blood and are thus innate। क्या बोला, सिंपल वे में समझा देता हूं, है ना। इन्होंने कहा फॉलोअर्स ने, लेमार्क के फॉलोअर्स ने, कि वीजमान बिल्कुल सही है, जो चेंज जर्म प्लाज्मा यानी कि गेमीट्स में होता है वही ट्रांसमिट होता है। लेकिन हमारी बात तो सुन लो, तुमने हमारे गुरुजी की पूरी बात नहीं सुनी। हमारे गुरुजी ये कहना भूल गए कि भाई जो हमारी सोमेटिक सेल्स होती है, मान लो हाथ की सेल है या दूसरी जो सेल्स है, वो सेल्स कुछ ऐसे सिक्रेशंस प्रोड्यूस करती है जिनमें उन सेल्स में होने वाले चेंजेस की इंफॉर्मेशन होती है। और ये सिक्रेशंस ब्लड के थ्रू कहां पहुंच जाते हैं? गेमीट्स के अंदर पहुंच जाते हैं, जर्म सेल्स के अंदर पहुंच जाते हैं। तो जाएंगे तो चेंजेस गेमीट्स के थ्रू ही अगली जनरेशन में। लेकिन भाई अकॉर्डिंग टू लेमार्क या न्यू लेमार्कियंस, जितनी भी बॉडी सेल्स है जो सोमेटिक पार्ट्स हैं बॉडी के, जर्म प्लाज्म को छोड़ के जो सोमेटिक सेल्स है या जर्म सेल्स को छोड़ के जो सोमेटिक सेल्स है, उनके अंदर के चेंजेस भी उन्होंने कहा कि कुछ सिक्रीशंस हर सेल प्रोड्यूस करती है, और इन सिक्रीशंस में वो सारे चेंजेस की इंफॉर्मेशन होती है जो सोमेटिक सेल्स में हो रहे हैं, और वो ब्लड के थ्रू सिक्रीशंस गेमिट्स में पहुंचते हैं। तो एक्चुअली जितने भी चेंजेस होंगे बॉडी में, अभी भी इस बात पे तो वो अड़े रहे, अब इससे तो मुकर नहीं सकते थे, क्योंकि तो लेमार्क ने अच्छे से स्टैब्लिश कर दी थी, लिख दी थी कि भाई जितने भी एक्वायर्ड कैरेक्टर होंगे वो इनहेरिट होंगे। तो इसको तो वो कह नहीं सकते थे कि सारे के सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होते, तो इस पे तो वो अड़े रहे कि नहीं, हमारे गुरुजी ने सही कहा है, चाहे सोमेटोप्लाज्म में चेंज हो चाहे जर्म प्लाज्म में चेंज हो, सब इनहेरिट होते हैं। हाँ, वीजमान के सपोर्ट में उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी कि भाई सोमेटोप्लाज्म में जो चेंजेस होते हैं वो कुछ सिक्रीशंस के थ्रू और ब्लड के थ्रू कहां पहुंच जाते हैं, ये सिक्रीशंस जर्म प्लाज्मा यानी कि गेमीट्स में, ताकि ये भी ट्रांसमिट हो जाए। बट ऐसा नहीं होता बच्चों। तो अल्टीमेटली दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। आगे बात समझ में? तो ये बात थी बच्चों किसकी? लेमार्क की। अब जो नेक्स्ट थ्योरी हमें देखनी है दैट इज थ्योरी ऑफ डार्विन, जो पहली मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी, डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहां पर नेचुरल सिलेक्शन का वो मैजिकल कंसेप्ट आया जिसने एवोल्यूशन की नींव रखी बच्चों, जो एवोल्यूशन का बेसिक कंसेप्ट है, नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन। तो अब इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही, आई थिंक मजा आया होगा बच्चों आज के लेक्चर में। इसी तरह से आगे भी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते रहेंगे। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड मैन ट्रेंड मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।